हेलो एवरीवन। आईबीएस की सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछली आईबीएस की वीडियो में कुछ पॉइंट्स रह गए थे जिसके बारे में अपने डिस्कस नहीं किया था और काफ़ी क्वेरीज आई थी पॉइंट्स के रिगार्डिंग, तो उन सबको कई बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। पहला पॉइंट आता है कि अटैम्प्ट कैसे करना है एमसीक्यूज़ को और बेस्ट टाइम क्या है कि कब अटैम्प्ट करना चाहिए एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ जो है, एमसीक्यूज़ को आपको स्टार्टिंग जो 15 मिनट मिलते हैं उस टाइम में तो बिल्कुल रीड नहीं करना। जब आप पहली केस स्टडी स्टार्ट करोगे तो पहले मेन क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करना, उसके बाद एमसीक्यूज़ को करना। एक केस स्टडी में जो 45 मिनट्स लगते हैं इंक्लूडिंग एमसीक्यूज़ है उस केस स्टडी के। तो ये पॉइंट क्लियर है। अटैम्प्ट बेस्ट टाइम अटैम्प्ट करने का साथ में ही होता है केस स्टडी। जब आप रीड कर रहे हो, जब भी आपने केस स्टडी को अटैम्प्ट किया उसके साथ में आपको एमसीक्यूज़ भी करना है। हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओपन बुक एग्ज़ाम में आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। केस स्टडी कंपाइलेशन कोई फैकल्टी का प्रिपेयर किया हुआ है तो वो यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। केस स्टडी कंपाइलेशन के अंदर जो केस स्टडीज़ होती है वो पास्ट ईयर पेपर्स और आरटीपी एमटीपीज़ की होती है आईबीएस की। तो उनके अंदर जो केस स्टडी आईसीए ने दी हुई है वो सेम टू सेम आईसीए केस स्टडी नहीं पूछता। मई वाले पेपर के अंदर पूछी हुई थी, कुछ क्वेश्चन पूछे हुए थे, सेम टू सेम केस स्टडी नहीं पूछी थी बट कुछ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे थे। बट नवंबर वाले पेपर में बिल्कुल अलग था, कुछ क्वेश्चन ऐसा मैच नहीं हुआ था। सो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप केस स्टडी कंपाइलेशन अगर है तो लेके चल जाओ, बट उसमें टाइम वेस्ट मत करना। ग्रुप 2 स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी ग्रुप 1 पास कर लिया पहले, उनके लिए क्या टिप होनी चाहिए? तो ग्रुप 2 स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी पास कर लिया ग्रुप 1, तो उनके लिए क्या है कि आपने क्या करना है कि जैसे एफआर का जो क्वेश्चन आता है, मोस्टली एफआर के क्वेश्चन या तो आपके एज इट इज़ आ जाएंगे आपका आईसीएमएट से, या फिर अगर नया फ्रेम होगा तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ के उसका आंसर करना है। आप उसको ढूंढने के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अगर क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो कॉन्सेप्ट पे जाके उसका आंसर फ्रेम कर देना। अगर मैं चलूँ एएफएम के लिए, तो एएफएम के अंदर मोस्टली आंसर सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाता है आईसीएमएट से, या फिर पास ईयर आरटीपी एमटीपी में पूछा हुआ होता है। तो अगर आपके पास फैकल्टी का प्रिपेयर्ड क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक जरूर से लेके जाना। क्वेश्चन बैंक में पक्का आपको उसका आंसर मिल जाएगा, मोस्टली मिल जाता है। इन केस अगर क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो उसका सेम कॉन्सेप्ट पे जाके उसका आंसर फ्रेम करना है खुद से। थर्डली फॉर ऑडिट के लिए मोस्टली क्वेश्चन मिल जाता है आईसीएमएट से। जैसे नवंबर वाले पेपर के अंदर भी दो क्वेश्चन को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया हुआ था, तो बट वो दोनों क्वेश्चन थे आईसीएमएट में। तो आपके ढूंढने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट ढूंढ सकते हो सेम टू सेम क्वेश्चन। आपने अगर आईसीएमएट से पढ़ाई करी है तो वेल एंड गुड, नहीं करी तो उसका जाके उसका पहले कॉन्सेप्ट पढ़ के उसका फ्रेमिंग करना, टाइम वेस्ट मत करना ढूंढने के अंदर। लोअर कॉस्ट के लिए बेस्ट क्या रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? लोअर कॉस्ट के लिए आपको इंडेक्स, जो आईसीएमएट का इंडेक्स है उसको गो थ्रू कर लो तुरंत, जितना फास्ट हो सके उसको बार बार गो थ्रू करके उसका आंसर फ्रेम करना। क्योंकि लोअर कॉस्ट आपने पहले नहीं पढ़ा। फैकल्टी प्रिपेयर्ड कोई अगर इंडेक्स है लोअर कॉस्टिंग का तो मत यूज़ करना, क्योंकि उसमें ईच एंड एवरी पॉइंट दिया होता है। इतना टाइम नहीं होता आईवीएस के अंदर कि आप ईच एंड एवरी पॉइंट को जाके इंडेक्स में ढूंढो कि अब मिल जाएगा क्या, नहीं मिलता। मेनली क्या होता है कि जो आईसीए का जो इंडेक्स है वो बहुत हेल्पफुल है, उसके थ्रू आपको डायरेक्ट मिल जाएगा आंसर। नवंबर वाले पेपर के अंदर भी क्वेश्चंस काफ़ी सेम टू सेम आए थे कॉस्टिंग के अंदर। अपन क्या अपने ऑन वर्ड्स में आंसर फ्रेम कर सकते हैं आईसीए के सजेस्टेड आंसर के अलावा? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आंसर आपको नहीं मिल रहा तो खुद के वर्ड्स में फ्रेम करके उसको कंप्लीट कर देना, टाइम वेस्ट मत करना। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आईवीएस के अंदर, फटाफट निकलता है। नवंबर वाले पेपर में क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आए थे क्या? बिल्कुल आए थे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस जो थे मैच हुए थे, जैसे आपके अगर मैं लेके चलूँ एफआर के और एएफएम के, अगर एक दो क्वेश्चन थे जो मैच हुए थे। उसके अलावा डीटी आईडीटी के अंदर क्वेश्चंस नए फ्रेम किए थे, क्योंकि उसमें रेट्स लेके नए क्वेश्चन फ्रेम किए थे जो पहले नहीं हुए थे। 15 मिनट के अंदर डू वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट नेम और सब्जेक्ट प्लस कॉन्सेप्ट बोथ। आपको अगर 15 मिनट जो मिलते हैं रीडिंग टाइम, उसके अंदर आपको रेफरेंस देना है आपके अकॉर्डिंग, कि आपको बाद में जब क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको उसकी हेल्प हो जाए रीड करने के अंदर, बस वेल इनफ। अगर कॉन्सेप्ट भी लिख रहे हो, कॉन्सेप्ट का नाम लिख रहे हो तो ये इनफ है। अगर सब्जेक्ट भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आपका एम डू हैव टू बाय नॉट टू रीड MCQs इन स्टार्टिंग, आपको 15 मिनट में इसलिए नहीं रीड करना है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आपको जो क्वेश्चन है वो आपको बाद में रीड करने में टाइम कम लगेगा। अगर अभी आप रीड कर लोगे तो आप उसको जल्दी टैकल कर सकते हो, बट MCQs आप अभी रीड करोगे ना, तो अगर कोई MCQ आपका नहीं भी बना तो आपका पूरा माइंड वहीं पे वो हो जाता है कि स्टक कर जाता है, पैनिक आ जाता है, पैनिक मोड में आ जाते हैं। सेकेंडली MCQ स्टार्टिंग में क्यों नहीं रीड करनी चाहिए कि MCQ जो होते हैं वो आपको बाद में अटेम्प्ट करने ही करने हैं, तो उसको अभी टाइम वेस्ट मत करो, अभी करो डिस्क्रिप्टिव जो मेन 5 मार्क के क्वेश्चन हैं उनको टाइम दो ताकि उसका आपका टाइम सेव हो जाए बाद में। वन मोर थिंग कि MCQs जो होते हैं ना, MCQs आपको करने हैं, सारे MCQs करने होते हैं। MCQs कंपलसरी होते हैं, मतलब उनमें आप अगर छोड़ के आ रहे हो तो वैसे ही लॉस है मार्क्स का। और MCQs जैसे अगर पेपर डिफ़िकल्ट आया तो MCQs ईजी आएंगे, और अगर डिस्क्रिप्टिव डिफ़िकल्ट आया तो MCQs ईजी होंगे, और MCQs डिफ़िकल्ट है तो डिस्क्रिप्टिव ईजी होगा। मई वाला पेपर, नवंबर वाले पेपर में मैं ये चीज़ नोट करी थी मैंने जब पेपर कर रहा था कि अगर डिस्क्रिप्टिव मुझे लगे डिफ़िकल्ट है तो मैंने MCQs पे ध्यान दिया, MCQs ईजी निकल गए। और ज़रूरी नहीं है सारे केस स्टडी डिफ़िकल्ट हो, एक ना एक केस स्टडी ईजी ज़रूर मिलेगी आपको, तो उसको अपने हिसाब से उस बीच में एडजस्ट कर लेना, टाइम वॉच अपने साथ रखना और टाइम को नोट करते रहना। ऑल्सो कि MCQ जैसे FR ग्रुप 1 के अंदर जो MCQs होते हैं मोस्टली वो बुक के अंदर से छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं ICAI के, जैसे FR में अगर हमें इंटेंजिबल एसेट्स का क्वेश्चन है या फिर कंटीजेंट लायबिलिटी का क्वेश्चन, इंडेक्स 37 का 36 का क्वेश्चन है, तो उनके छोटे छोटे क्वेश्चन बना के ICAI MCQ बना देता है। वो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको ICAI मैट में मिल जाएंगे। अगर आपने MCQs ढूंढने हैं तो क्विकली क्या करना कि जो ICAI मैट में, जो ICAI मैट या फिर अपने ऑथर की बुक जो भी क्वेश्चन लेके जा रहे हो, क्वेश्चन बैंक जरूर से लेके जाना ग्रुप 1 के अंदर, क्योंकि उसमें MCQs आपको एज इट इज़ मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। ICAI की जो केस स्टडी कंपाइलेशन है उसके अंदर MCQs एज इट इज़ मुझे मिले थे सारे, जो केस स्टडी कंपाइलेशन 50 केस स्टडीज़ है उसमें काफ़ी सारे मुझे मिले थे। तो वहाँ से मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर ICAI के ग्रुप 1 के अंदर कोई क्वेश्चन आया तो वहाँ पे MCQs ढूंढने के लिए मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, वहाँ मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक में जंप करना है। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन मिला दिखा तो वहाँ से निकाल दूंगा, नहीं दिखा तो मैं खुद के वर्ड्स में खुद के कॉन्सेप्ट को लगा के मैं उसका आंसर कर दूंगा। तो ग्रुप 1 के लिए स्पेशली आंसर हो सकता है क्या ICAI क्वेश्चन बैंक से मिल जाए, और FR और AFM के अंदर तो खासकर ऑडिट के अंदर भी मिल जाएगा आपको। बैक क्वेश्चन जो होते हैं ऑडिट के वो, और जो उनकी इलस्ट्रेशन होती है, उन दोनों के अंदर में से क्वेश्चन बनाती है ICAI। लेकिन ग्रुप 2 के अंदर क्योंकि DT और IDT आता है तो उनमें रेट लगा के नए क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए उन पर इतना टाइम वेस्ट मत करना। तो दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल व्हाट पॉइंट्स वी कैन डिस्कस। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, बी प्रिपेयर्ड, और सारी बुक्स लेके जाना, जितनी बुक्स आपके पास है सारी बुक्स लेके जाना। बिल्कुल ये मत सोचना कि ये बुक्स लेके जाऊँ नहीं जाऊँ, जो आपको लगता है कि ये मेरे पास है लेके जानी चाहिए, बिल्कुल लेके जाओ। थैंक यू सो मच।